गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर फॉर द रिवीजन इज इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट. यहाँ पर हमें इंटरेस्ट रेट रिस्क को क्या करना है, मैनेज करना है. तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट रिस्क कहाँ पर है और फिर हम उस रिस्क को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे. वी हैव सम हेजिंग स्ट्रेटजीज. वी हैव फ्रा फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, वी हैव इंटरेस्ट रेट स्वैप, वी हैव करेंसी स्वैप, वी हैव कैश फ्लो कॉलर और साथ में हम इक्विटी स्वैप को भी यहाँ पर कवर करेंगे. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में न्यू कोर्स में स्पेशली हर बार क्वेश्चन आ रहा है और ओल्ड कोर्स में भी वहाँ पर डेफिनेटली इसको पूछ रहे हैं. ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. फॉरेक्स के साथ ही ये कवर करें, पूरा एक कॉन्टिन्यूटी में आप कवर करें. पहले डेरिवेटिव्स कवर करें, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कवर करें, फिर उसके बाद फॉरेक्स कवर करें, फिर फॉरेक्स का करेंसी ऑप्शन, करेंसी फ्यूचर्स वाला पार्ट पूरा कवर करें और फिर बाद में लास्ट में आप कवर करें इंटरेस्ट रेट स्वैप्स. ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट स्वैप में आपके पास इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का पूरा पार्ट आ जाएगा, FRA आ जाएगा आपके पास. दिस इज कैश फ्लो कॉलर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो यहाँ पर हम कवर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क कहाँ पर है और फिर उस रिस्क को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे. तो देखिए सर, ध्यान से समझना. इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, we have two types of interest rate. We have fixed rate and we have floating rate. तो हमारे पास दो तरह के इंटरेस्ट रेट्स हैं, एक फिक्स रेट और एक फ्लोटिंग रेट है. फिक्स रेट में कोई रिस्क है, एक बार आपने वहाँ पर लोन लिया एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, आपका फिक्स हो गया. अब वहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, मार्केट में जो मर्जी रेट होता है हो जाए, आपको कितना पे करना है, 10%. ठीक है, बट वहाँ पर हमें समझना पड़ेगा फ्लोटिंग रेट. फ्लोटिंग रेट का मतलब ही क्या है कि वहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दिस इज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन एंड दिस इज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ध्यान से देखना, फ्लोटिंग रेट का मतलब क्या है कि दिस इज रेफरेंस रेट प्लस माइनस कोटेड मार्जिन. रेफरेंस रेट प्लस माइनस कोटेड मार्जिन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस रेट? जिसको रेफर करके आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे. एंड द रेफरेंस रेट विल बी योर लिबॉर, यूरिबॉर, दिस इज मिबॉर. तो अलग अलग वहाँ पर आपके पास रेफरेंस रेट हो सकते हैं. तो जब भी आप कोई लोन लेंगे तो दिस इज इन द ऑफर डॉक्यूमेंट. तो पहले ही स्टार्टिंग में ही क्या लिखा होगा, कूपन फॉर्मूला, और कूपन फॉर्मूला में लिखा होगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा. तो यहाँ पर आपने लोन ले लिया, दिस इज एट लिबॉर प्लस माइनस कोटेड मार्जिन. समझ पा रहे हैं, दिस इज योर रेफरेंस रेट प्लस माइनस कोटेड मार्जिन. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान से देखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट होगा और उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे. और इन बिटवीन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. तो ये चीज ध्यान रखना, फ्लोटिंग रेट के अंदर फ्लोटिंग रेट का कॉन्सेप्ट भी है और फिक्स रेट का भी कॉन्सेप्ट है. पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अलग अलग पॉइंट में इस पॉइंट को हम कवर कर चुके हैं. बॉन्ड में भी हम कवर कर चुके हैं. तो अलग अलग चैप्टर्स में इसका जब भी कॉन्सेप्ट आया, मैंने ये बेसिक पार्ट आपको बताया है. ठीक है, तो फिक्स रेट में एक वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर मार्केट में रेट बढ़ रहे हैं तो एक पार्टी को प्रॉब्लम है, अगर मार्केट में रेट कम हो रहे हैं तो वहाँ पर एक पार्टी को प्रॉब्लम है. तो सोच पा रहे हैं ना, जिसने लोन लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है मार्केट में और उसको देना पड़ रहा है 10%, तो उस केस में वहाँ पर उसको प्रॉब्लम है. अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो गए हैं तो जिसने लोन दिया है बैंक ने, उसको प्रॉब्लम है. तो उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए क्या बना था, फ्लोटिंग रेट सिस्टम. और फ्लोटिंग रेट का मतलब ही ये था कि जो मार्केट में रेट है वही आप दे देना. एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लिबॉर, यूरिबॉर, मिबॉर. अलग अलग रेट को हम वहाँ पर क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस रेट. एंड दिस इज कोटेड मार्जिन. बैंक अपने मार्जिन क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे. ठीक है, अब यहां पर रिस्क है सर. कैसे रिस्क है सर? मान लो आज लिबोर इज 10%, तो 10% आपको पे करना पड़ेगा. इन बिटवीन आपका रेट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. और आपकी जो पेमेंट होगी वो दिस इज ऑन नेक्स्ट रीसेट डेट, दिस इज ऑन नेक्स्ट रीसेट डेट. तो इस डेट पे आपकी क्या होगी, पेमेंट होगी. तो दिस इज वी हैव टू कैलकुलेट एज ऑन टुडे और उसके हिसाब से पेमेंट कब होगी, बाद में होगी. और इन बिटवीन रेट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. अब दोबारा से रेट कैलकुलेट होगा और अब मान लो आपके पास लिबॉर आ गया 12%. तो अब रिस्क है ना सर, जैसे मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो आपके लोन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. यहां कैलकुलेट होगा और इसके हिसाब से आपको क्या करनी होगी, पेमेंट. तो दिस इज योर फ्लोटिंग रेट सिस्टम.
तो यहाँ पर आपके पास अब रिस्क है, और रिस्क क्या है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है अगर आपने लोन लिया हुआ है, और अगर इन्वेस्टमेंट का केस है तो वहाँ पर आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज रिलेटेड टू द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। जो भी आपके फ्लोटिंग रेट के लोन और इन्वेस्टमेंट है उनके रिस्क को हमें क्या करना है, मैनेज करना है, एंड वी हैव सम डिफरेंट हेजिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले ये समझना कि रिस्क कहां पर है। अब रिस्क है ना, बार बार रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं तो उस केस में हमारा रिस्क चेंज हो रहा है, और इस रिस्क को मुझे क्या करना है, मैनेज करना है, एंड दिस इज योर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर फर्स्ट hedging strategy and this is your FRA, forward rate agreement। forward rate agreement, तो दिस इज रिलेटेड टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। याद है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या था हमारे पास, वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट। अब यहां पर पूरे चैप्टर में आप ध्यान रखना, इंटरेस्ट रेट के साथ दो चीजें हमेशा अटैच है। पहला आपके पास नोशनल अमाउंट, तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो दिस इज ऑलवेज ऑन नोशनल अमाउंट, एंड द सेकेंड वन इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सर, टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो कोई ना कोई टाइम पीरियड के साथ अटैच होगा। तो जब भी इंटरेस्ट रेट्स की बात होगी तो वहां पर दो चीजें ऑटोमेटिकली अटैच होगी, एक नोशनल अमाउंट और दूसरा आपका टाइम पीरियड। ठीक है, तो दिस इज ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट। तो रेट कब डिसाइड होगा, आज रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो जाएगा। तो 10% आपने रेट फिक्स कर लिया कि मैं लोन लूंगा, कब लूंगा, दिस इज आफ्टर 6 मंथ्स। कितने टाइम के लिए लोन लेंगे तो वो भी आपके पास देख लीजिए, दिस इज द टाइम पीरियड अटैच। कॉन्ट्रैक्ट तो 6 महीने का ही है, बट याद रखना कि साथ में वहां पर देख लीजिए कितने टाइम का आप लोन लेंगे, दिस इज आफ्टर 6 मंथ्स। मुझे आज लोन नहीं चाहिए, मुझे कब लोन चाहिए, दिस इज आफ्टर 6 मंथ्स। वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट एंड द रेट इज डिसाइडेड एज ऑन टुडे। रेट कब डिसाइड हो गया है, आज हो गया है, एंड दिस इज फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। बट याद रखना कि वहां पर हमेशा टाइम पीरियड क्या होगा, इन्वॉल्व होगा आपका। देख लीजिए लोन का टाइम पीरियड मान लो कितना है, 3 मंथ्स है। तो दिस इज फ्रा 6/9। समझ पा रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे, फ्रा 6/9। फ्रा 6/9 का क्या मतलब है, 6 मंथ्स इज द सेटलमेंट डेट। ये आपकी क्या है, सेटलमेंट डेट है। एंड 9 का क्या मतलब है, टोटल टाइम पीरियड। 9 का क्या मतलब है, टोटल टाइम पीरियड। तो टोटल टाइम पीरियड इन द कॉन्ट्रैक्ट कितना है, देख लीजिए टोटल टाइम पीरियड इज 9 मंथ्स। तो लोन का टाइम पीरियड कितना है सर, 3 मंथ्स। तो हाउ टू रीड दिस, फ्रा 6 मंथ्स, दिस इज योर सेटलमेंट डेट, दिस इज योर टोटल टाइम पीरियड, और इन दोनों का जो डिफरेंस है सर 6 - 9, दिस इज 3। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज योर लोन पीरियड। समझ पा रहे हैं, ये आपके पास क्या है, दिस इज योर लोन पीरियड एंड दिस इज योर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। ये आपके पास क्या है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। और ये टेस्ट होगा सर एग्जाम में, याद रखना इसकी टेस्टिंग होगी। उसका कारण क्या है, पहले वो बेसिक टेस्ट करेंगे और उसके बाद वो फर्दर कॉन्सेप्ट टेस्ट करेंगे। तो वो क्वेश्चन में आपको सिंपली दे देंगे प्राइस 6/9, प्राइस 3/9, प्राइस 30/90। तो याद रखना क्वेश्चन का इंटेंट बताएगा कि वो डेज में है, वो मंथ्स में है या ईयर्स में है। तो वो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा और तभी आप वहां पर लगा पाएंगे कि वहां पर वो मंथ्स में है, वो डेज में है या ईयर्स में है। ठीक है, इफ द फ्रा इज 30/90 या 30 × 90, तो उसका मतलब क्या है सर, सेटलमेंट कब होगा, 30 डेज के बाद। टोटल टाइम पीरियड कितना है सर, दिस इज 90 डेज। तो लोन का टाइम पीरियड कितना होगा सर, 60 डेज, एंड दिस इज फ्रा 30/90 और द 30 × 90। तो याद रखना दिस इज योर सेटलमेंट डेट एंड दिस इज लोन एक्सपायरी डेट। तो लोन कितने टाइम का है सर आपके, द लोन टाइम पीरियड इज ऑफ 60 डेज। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर फ्रा फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। अब देख लीजिए एक बार अच्छे से, तो इफ यू वांट टू टेक ए लोन आफ्टर 3 मंथ्स फॉर द 6 मंथ्स, तो दिस इज फ्रा 3/9। तो लोन पीरियड आपका कितना है, देख लीजिए 6 मंथ्स है, सेटलमेंट कब होगी, 3 मंथ्स पे, एंड टोटल टाइम पीरियड इज 9 मंथ्स। टोटल टाइम पीरियड आपका कितना है, 9 मंथ्स है, एंड दिस इज फ्रा 3/9। अब यहाँ पर 3 वैरायटी के क्वेश्चन है, वी हैव 3 वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, और जो हमने डेरिवेटिव में सीखा था एग्जैक्टली वही है।
तीन तरह के पार्टिसिपेंट्स थे। द फर्स्ट वन इज हेजर्स, सेकंड वन इज स्पेकुलेटर एंड द थर्ड वन इज आर्बिट्रेजर। तो यहाँ पर भी आपके पास 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। पहला आपके पास क्या है, दिस इज योर स्पेकुलेशन, सेकंड आपके पास क्या है, हेजिंग थ्रू एफआरए एंड द थर्ड वन इज आर्बिट्रेज। ठीक है, तीनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए सर एक बार, सबसे पहले टाइप 1 and this is your cash settlement case or the speculation। मतलब सिर्फ आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस। इस कॉन्ट्रैक्ट में देख लीजिए आपको सिर्फ क्या चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस। आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, यू हैव सम प्राइस बिलीफ। अगर याद है हमारा कॉन्सेप्ट, यू हैव सम प्राइस बिलीफ, आपका कोई प्राइस बिलीफ है, आपको लग रहा है मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप वहां पर स्पेकुलेट करेंगे। एंड दिस इज अ केस ऑफ कैश सेटलमेंट। ये किसका केस बनेगा, कैश सेटलमेंट का केस बनेगा। तो वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट एंड द रेट इज डिसाइडेड एज ऑन टुडे। आज ही रेट डिसाइड हो जाएगा एंड दिस इज एफआरए रेट। उसको क्या बोलते हैं मार्केट में, एफआरए रेट, एंड दिस इज ऑफ 10%। तो 3 महीने के बाद मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो 3 महीने के बाद कितने टाइम का लोन लेगा, 6 मंथ्स का लोन लेगा। देख लीजिए, तो दिस इज योर फ्रा 3/9। समझ पा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, फ्रा 3/9 एंड रेट इज डिसाइडेड एज ऑन टुडे। कितना रेट पे डिसाइड हो गया है, 10%। तो यहां पर देख लीजिए मिस्टर ए की कौन सी पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन, और मिस्टर बी की कौन सी पोजीशन है, दिस इज ऑफ शॉर्ट पोजीशन। तो मिस्टर ए ने एफआरए बाय किया है और मिस्टर बी ने एफआरए क्या किया है, सेल किया है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लॉन्ग पोजीशन किसकी है कि वहां पर जो देख लीजिए एफआरए बाय कर रहा है, और शॉर्ट पोजीशन कौन कर रहा है, देख लीजिए जो एफआरए सेल कर रहा है। तो मिस्टर ए को लग रहा है मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं, तो उसने जाके अपना रेट पहले से ही क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। एंड दिस इज एफआरए बाय कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर ए की साइड से एफआरए बाय और मिस्टर बी की साइड से क्या है, एफआरए सेल है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट आपका फिक्स हो गया। अब देखेंगे वहां पर चेंजेस आएंगे। अब देखिए ऑन एक्सपायरी, एक्सपायरी का क्या मतलब है, दिस इज एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस इज ऑफ सेटलमेंट डेट। उसको क्या बोलते हैं मार्केट में, सेटलमेंट डेट, एंड दिस इज ऑफ लोन मैच्योरिटी डेट। ये आपके पास क्या है, लोन मैच्योरिटी डेट। मान लो आपके पास ऑन सेटलमेंट डेट, दिस इज आफ्टर 3 मंथ्स, द रेट कम्स टू बी 12%। रेट कितना आ गया, 12%। ठीक है, तो अब देखिए वहां पर सिर्फ हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस। मिस्टर ए किस में इंटरेस्टेड है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्टेड है। तो मिस्टर ए ने कितने पे रेट फिक्स किया है, 10% पे। मार्केट में रेट कितना आ गया है, 12%। तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर, देख लीजिए, दिस इज 12% माइनस 10%, 2% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान से देख लीजिए, अब मैंने बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 2 चीजें अटैच हैं, द फर्स्ट वन इज नोशनल अमाउंट एंड द सेकंड वन इज टाइम पीरियड। कितने नोशनल अमाउंट पे, जो भी नोशनल अमाउंट है, मान लो दिस इज ऑफ $1 लाख इनटू कितने टाइम का लोन है सर, तो वो लोन का टाइम पीरियड कितना था, 6 मंथ्स था। तो दिस इज 6/12। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज योर इंटरेस्ट सेविंग्स। समझ पा रहे हैं, ये आपकी क्या हो गई है, इंटरेस्ट सेविंग। मार्केट में रेट आ गया 12%, जबकि आपने कितने में फिक्स कर लिया था, 10%। तो आपको कितने का बेनिफिट हो रहा है, 2% का बेनिफिट हो रहा है। बट ये बेनिफिट पता कब अराइज होगा सर, याद रखना, ये बेनिफिट कब अराइज होगा, दिस इज एट लोन एक्सपायरी। समझ पा रहे हैं, दिस इज एट लोन एक्सपायरी, क्योंकि जो इंटरेस्ट सेविंग है, इंटरेस्ट हमेशा डेली बेसिस पे क्या होता है, एक्रू। तो ये जो इंटरेस्ट का 2% का आपको जो बेनिफिट है वो कब अराइज होगा, दिस इज ओनली ऑन लोन एक्सपायरी डेट। बट आप कब सेटलमेंट करना चाहते हैं, दिस इज ऑन सेटलमेंट डेट, दिस इज एट 3 मंथ्स, दिस इज एट 9 मंथ्स। लोन का टाइम पीरियड कितना है, 6 मंथ्स। तो आप कब सेटलमेंट करना चाहते हैं, 3 मंथ्स पे सेटलमेंट करना चाहते हैं, जबकि इंटरेस्ट सेविंग आपको कब अराइज होगी, दिस इज एट 9 मंथ्स। तो आपको देख लीजिए इस अमाउंट की, जो ये अमाउंट है आपके पास, इसकी आपको क्या करनी होगी, प्रेजेंट वैल्यू। समझ पा रहे हैं, तो दिस इज, देख लीजिए ये कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। तो दिस इज योर लिबोर माइनस कॉन्ट्रैक्ट, कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको सिंपली देखना आपको प्रॉफिट है या लॉस। तो मिस्टर ए को प्रॉफिट है, मिस्टर ए रिसीव करेगा और मिस्टर बी क्या करेगा, पे करेगा। तो मिस्टर ए रिसीव्स एंड मिस्टर बी पेज, कितना, 12% माइनस 10% इनटू नोशनल अमाउंट इनटू टाइम पीरियड, और इसकी क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। अब ध्यान से सुनना सर पॉइंट, प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए रेट कौन सा यूज होगा, जो उस दिन वहां पर देख लीजिए, आप यहां पर सेटलमेंट कर रहे हैं, तो जो उस दिन एक्चुअल रेट है, एंड द एक्चुअल रेट इज 12%। तो अब जब प्रेजेंट वैल्यू करेंगे वो किससे करेंगे, 12% इनटू कितने महीने पहले लेके आना है, 6 महीने पहले, तो इनटू 6/12, एंड दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस। तो मिस्टर ए रिसीव्स and Mr. B pays. And this is how we can calculate the profit and loss under the FRA forward rate
एग्रीमेंट। ठीक है, बहुत क्लियरली आप चेक कर लीजिए एक बार। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रा। अब मान लो रेट आ गया, मान लो 7%, मान लो दूसरे पार्ट में देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में रेट था 12%, सेकंड पार्ट में रेट 7% आ गया। अब 7% आ गया, मैं तो कितने में रेट फिक्स कर चुका हूं, 10% में, तो मुझे क्या हो गया, लॉस। तो मिस्टर ए देख लीजिए पेज एंड मिस्टर बी रिसीव्स कितना सर, 3%। कितने अमाउंट का, नोशनल अमाउंट का, इनटू टाइम पीरियड कितना है, 6/12। तो ये जो आपको इंटरेस्ट का लॉस हुआ वो कब अराइज होगा, दिस इज ऑन एक्सपायरी, याद रखना, दिस इज ऑन लोन एक्सपायरी, लोन मैच्योरिटी डेट। और आप कब सेटलमेंट करना चाहते हैं यहां पर, तो उसकी क्या कर देंगे सर, प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए कौन सा रेट यूज होगा, उस दिन का एक्चुअल रेट। और अब एक्चुअल रेट सेकंड पार्ट में क्या है, 7% है, तो प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए क्या यूज होगा, 7%। एंड दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस अंडर द FRA एग्रीमेंट, दिस इज फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देख लीजिए, सिंपली रेट ऊपर चला गया तो मुझे प्रॉफिट है, सामने वाले को लॉस है, एंड दिस इज ए जीरो सम गेम। इसको क्या बोलते हैं, जीरो सम गेम। एक पार्टी का प्रॉफिट तो एक पार्टी का लॉस। तो जितने भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं, दीज आर जीरो सम गेम। एक पार्टी का प्रॉफिट है तो और एक पार्टी का क्या है, लॉस है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर फ्रा एंड दिस इज योर टाइप 1 क्वेश्चन। और टाइप 1 क्वेश्चन में वहां पर मुझे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब है, मुझे ना कोई एक्चुअली में लोन लेना है ना एक्चुअली में लोन देना है, मुझे सिर्फ क्या करना है, कैश सेटलमेंट करना है। और कैश सेटलमेंट में मैं प्रॉफिट एंड लॉस कब कैलकुलेट करना चाहता हूं, दिस इज ऑन सेटलमेंट डेट। जबकि जो इंटरेस्ट की सेविंग अराइज हो रही है, दिस इज एट लोन एक्सपायरी डेट। तो हम इसलिए प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं, और प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए कौन सा रेट यूज होगा, एक्चुअल रेट, जो उस दिन यहां पर क्या है, एक्चुअल रेट है। FRA रेट यहां पर एक्चुअल रेट नहीं है, याद रखना, एक्चुअल रेट क्या है, जो उस दिन क्या लिबोर है या जो भी वहां पर आप रेफरेंस रेट क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज योर टाइप 1। तो यहां पर ये सब कुछ जो मैंने बोला है वही एग्जैक्टली लिखा है। तो यहां पर मिस्टर ए क्या होता है आपके पास देख लीजिए, वो वहां पर पे करेगा या रिसीव करेगा, तो उसी के मार्क्स है, याद रखना। तो आप जब वहां पर आंसर लिखेंगे तो बहुत क्लियरली लिखेंगे, मिस्टर ए पेज, मिस्टर बी रिसीव्स, या मिस्टर ए रिसीव्स, मिस्टर बी पेज, और तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज योर टाइप 2। ये कोई फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, सिंपली फॉलो करना है कॉन्सेप्ट को, आंसर आपके सामने है सर। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज इफेक्टिव कॉस्ट एंड दिस इज हेजिंग थ्रू FRA। इसको क्या बोलते हैं मार्केट में, हेजिंग थ्रू FRA। दिस इज हेजिंग थ्रू FRA। हेजिंग थ्रू FRA का क्या मतलब है, मैं FRA के थ्रू अपने लोन इन्वेस्टमेंट को क्या करना चाहता हूं, हेज करना चाहता हूं। एक चीज याद रखना, अगर मैं लोन ले रहा हूं तो सामने वाली पार्टी क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, मुझे प्रॉफिट है तो उसको लॉस है, मुझे लॉस है तो उसको प्रॉफिट है। तो याद रखना, मुझे कोई अलग से कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। लोन, अगर मैं लोन के लिए बात कर रहा हूं तो रिवर्स उसका क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो अगर आपने FRA बाय किया है तो आपका लोन का केस है, अगर आपने FRA सेल किया है तो आपका किसका केस है, इन्वेस्टमेंट का केस है। आपने फ्लोटिंग रेट इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, और कितना रेट फिक्स कर लिया है, 10% फिक्स कर लिया है। तो याद रखना, एक पार्टी के लिए लोन है तो दूसरी पार्टी के लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है। वहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली देखना आपने FRA बाय किया है, FRA सेल किया है, आपने लोन का केस है या इन्वेस्टमेंट का केस है। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज इफेक्टिव कॉस्ट। दिस इज हेजिंग थ्रू FRA। हेजिंग थ्रू FRA में आपको वहां पर अपने लोन जो ऑलरेडी चल रहा है उसके रिस्क को क्या करना है, हेज करना है। याद है ना, हेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, वी आर ऑलरेडी हैविंग सम एक्सपोजर, और यहां पर आपका एक्सपोजर क्या है, यू आर ऑलरेडी टेकन ए लोन। आपने कोई लिबोर पे, यूरिबोर पे लोन ले रखा है, और उस केस में वहां पर देख लीजिए आपको रिस्क क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो उस केस में वहां पर वी आर हेजिंग अवर इंटरेस्ट रेट रिस्क थ्रू FRA फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। ठीक है, तो यहां पर आपके पास देख लीजिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, कैलकुलेशन का डिफरेंस आएगा। और वहां पर हमें देखना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन स्पेकुलेशन का है या क्वेश्चन हेजिंग का है या क्वेश्चन किसका है, आर्बिट्रेज का है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना है। कॉन्ट्रैक्ट वही है सेम, वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट। 3 महीने के बाद कितने टाइम का लोन लेना चाहते हैं, दिस इज फॉर 6 months। ठीक है, तो दिस इज FRA, बट मेरा ऑलरेडी लोन चल रहा है, बस मैं FRA के थ्रू उसको क्या कर रहा हूं, हेज कर रहा हूं। तो मुझे लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आज ही बैंक के पास जाके अपना रेट क्या कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा। मेरा ऑलरेडी लोन चल रहा है सर, याद रखना, मेरा ऑलरेडी लोन चल रहा है, सिर्फ मैं उसके रिस्क को हेज करने के लिए वी आर टेकिंग एडिशनल पोजीशन इन द FRA कॉन्ट्रैक्ट। याद आ रहा है अपना डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट, फ्यूचर
ठीक है, मेरा ऑलरेडी पोर्टफोलियो है, मुझे उसके रिस्क को हेज करने के लिए वी आर टेकिंग द पोजीशन इन द निफ्टी फ्यूचर्स। मैं कहां पर ले रहा था एडिशनल पोजीशन? इन द निफ्टी फ्यूचर्स। ऑन द सेम ग्राउंड वी आर टेकिंग द एडिशनल पोजीशन इन द एफआरए। मेरा लोन चल रहा है, फ्लोटिंग रेट लोन या मेरी कोई फ्लोटिंग रेट इन्वेस्टमेंट है, उसके रिस्क को हेज करने के लिए वी आर टेकिंग एडिशनल पोजीशन इन द एफरा। तो यहां पर मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं व्हाट इज अवर इफेक्टिव कॉस्ट, मेरी इफेक्टिव कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखना सर, मान लो मैंने अपना रेट फिक्स कर दिया 10% पे, तो अब देखो मान लो केस नंबर 1, एक्चुअल रेट आ गया, दिस इज आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद एक्चुअल रेट इज 12%। ठीक है, एक्चुअल रेट कितना आ गया है? 12%। तो ध्यान से देखना, आपका जो लोन चल रहा है, लोन पे कॉस्ट कितनी आएगी? कॉस्ट ऑन लोन इज 12%, बट एफआरए आपने लिया था तो वहां पर देख लीजिए 10% पे आपने एफआरए फिक्स कर दिया था, तो आपको 2% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट, एंड दिस इज प्रॉफिट फ्रॉम एफआरए। कितना है? 2% का। तो व्हाट इज योर नेट कॉस्ट? 10%। एंड दिस इज द इफेक्टिव कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कि आपको निकालना है कि आपका इफेक्टिव कॉस्ट कितनी पड़ेगी, एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू द एफआरए रेट, और वो हमेशा किसके बराबर आएगी? एफआरए रेट के बराबर ही आएगी। एंड दिस इज योर सेकंड टाइप कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट, और इफेक्टिव कॉस्ट हमेशा किसके बराबर होगी? दिस इज ऑलवेज इक्वल टू योर एफआरए रेट। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए, सेकंड केस में मान लो लिबोर आ गया आपके पास 9%। ठीक है, तो उस केस में देख लीजिए वहां पर मुझे लोन पे कॉस्ट कितनी आएगी? लोन कॉस्ट कितनी होगी? 9%, बट मुझे एफआरए में क्या हो रहा है? लॉस, और कितने का लॉस हो रहा है? 1% का। दिस इज 10% माइनस 9%, तो व्हाट इज योर इफेक्टिव कॉस्ट? 10%, एंड दिस इज योर एफआरए रेट। समझ पा रहे हैं? तो आपकी इफेक्टिव कॉस्ट हमेशा किसके बराबर आएगी? एफआरए रेट, एंड दिस इज हेजिंग थ्रू एफआरए। मैंने अपने लोन इन्वेस्टमेंट को क्या कर लिया है? हेज कर लिया, और किसके थ्रू हेज कर लिया है? एफआरए के थ्रू हेज कर लिया है। अब किसी भी केस में आपकी कॉस्ट 10% से ज्यादा होने वाली नहीं है, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजिंग। हेजिंग का मतलब ही यही है, वी हैव टू मिनिमाइज अवर रिस्क। समझ पा रहे हैं? हम अपने रिस्क को क्या करना चाहते हैं? मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो दिस इज योर टाइप 2 क्वेश्चन। तो उस केस में देख लिया, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? इंटरेस्ट सेविंग। अब यहां पर देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, याद रखना यहां पर नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, यहां पर कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं होगी सर, क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट अलग है। हम सिर्फ अपने लोन्स इन्वेस्टमेंट के रिस्क को क्या करना चाहते हैं? हेज। तो यहां पर आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर लोन मैच्योरिटी, तो इंटरेस्ट सेविंग हम निकाल लेंगे, साथ में अपने लोन की कॉस्ट निकाल लेंगे 6 महीने की, और वहां से क्या निकाल देंगे? इफेक्टिव कॉस्ट, एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू द एफआरए रेट। समझ पा रहे हैं? किसके बराबर आएगी? एफआरए रेट के बराबर आएगी। एंड दिस इज योर टाइप 2। नाउ वी हैव टाइप 3, एंड दिस इज द केस ऑफ आर्बिट्रेज। समझ पा रहे हैं? किसका केस है? आर्बिट्रेज का केस है। और आर्बिट्रेज में क्या होगा सर? ध्यान से समझना सर, अब मार्केट में अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे पास अलग अलग अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वी हैव, देख लीजिए, मान लो मैं आज 9 मंथ्स का लोन लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक तरीका है कि मैं 9 मंथ्स वाला कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, एक तरीका क्या है कि मैं 6+3 मंथ्स कर लूँ सर। पहले 6 महीने का रेट पे लोन ले लूँ सर, 6 महीने वाले कॉन्ट्रैक्ट पे रेट लोन ले लूँ, और फिर देख लीजिए फिर 6 महीने कंप्लीट होने के बाद 3 महीने का लोन ले लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली कॉन्सेप्ट क्या है सर? आर्बिट्रेज का मतलब क्या है? दिस इज द बेस्ड ऑन लॉ ऑफ वन प्राइस। लॉ ऑफ वन प्राइस क्या कह रहा है कि अगर मैं 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट का लोन लूं, देख लीजिए, और उधर मैं 6+3 करके लोन लूं, दोनों की कॉस्ट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमी में वी हैव ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन, 6 मंथ्स वाला लोन भी है, 3 मंथ्स वाला लोन भी है, 9 मंथ्स वाला लोन भी है। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। तो मैं वहां पर देख रहा हूं कि वहां पर वी आर लुकिंग फॉर मिस प्राइसिंग। मैं किसकी तरफ ढूंढ रहा हूं? मिस प्राइसिंग ढूंढ रहा हूं। आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट ही यही था कि वहां पर दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ वन प्राइस। अगर दो चीज सेम है तो दोनों की कॉस्ट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बट अगर वो सेम नहीं है तो दे विल बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्रेज। समझ पा रहे हैं? मेरे पास क्या होगी? अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्रेज। और वहां पर देख लीजिए, मैं 6+3 करके लोन लूं या वहां पर 9 मंथ्स का लोन लूं, दोनों की कॉस्ट क्या होनी चाहिए? सेम। अगर वो सेम नहीं है तो दे विल बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्रेज। समझ पा रहे हैं? मेरे पास क्या आएगी? अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्रेज। ठीक है, तो देखिए सर, यहां पर मान लो मार्केट में 6 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट का रेट है 10% पर एनम। व्हाट इज 3 मंथ्स?
3 months फॉरवर्ड रेट कब? 6 months फ्रॉम नाउ। समझ पा रहे हैं? इसको रीड कैसे करेंगे? दिस इज FRA। FRA को रीड कैसे करेंगे? मान लो FRA रेट इज 11%, मान लो FRA का रेट मान लो 11% है, तो उसको रीड कैसे करेंगे? यहां पर देख लीजिए FRA को रीड कैसे करेंगे। तो दिस इज 3 months फॉरवर्ड रेट कब? 6 months फ्रॉम नाउ। तो यहां पर आपके पास देख लीजिए ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दोनों की कॉस्ट सेम होनी चाहिए, बट अगर कॉस्ट सेम नहीं है तो देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्रेज। तो पहले बेसिक समझ लो कि आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मेरे पास आज ही 6 महीने वाले कॉन्ट्रैक्ट का रेट पता होंगे, मुझे आज ही 9 months वाले कॉन्ट्रैक्ट का रेट पता होगा। साथ में मेरे पास 3 months फॉरवर्ड रेट, 6 months फ्रॉम नाउ का रेट भी कब पता होगा, FRA का रेट भी कब पता होगा? आज ही पता होगा। तो मेरे पास तीनों रेट आज ही अवेलेबल हैं सर। अब वी आर लुकिंग फॉर मिस प्राइसिंग। हम किसकी तरफ ढूंढ रहे हैं? मिस प्राइसिंग की तरफ ढूंढ रहे हैं। और अगर वहां पर मिस प्राइसिंग है तो देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्रेज। तो यहां पर देखिए स्टेप नंबर 1 क्या होगा। सबसे पहले स्टार्ट आपको कहां से करना है? एंड दिस इज फ्रॉम FRA प्राइसिंग। क्या बोलते हैं उसको? FRA प्राइसिंग। FRA प्राइसिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FRA प्राइसिंग? हमें पहले ढूंढना है कि वहां पर FRA का रेट कितना होना चाहिए। दिस इज एज पर अवर वैल्यूएशन। हमारी वैल्यूएशन के हिसाब से FRA का रेट कितना होना चाहिए, एंड देन वी हैव टू कंपेयर विद द एक्चुअल FRA रेट। जो कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है हमें FRA का रेट एक्चुअल। दोनों को कंपेयर करेंगे एंड देन डिसाइड ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेज। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी आपको दिखने वाला है। ठीक है, तो देखिए सर, दिस इज सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ फेयर फॉरवर्ड रेट। एंड दिस इज एज पर अवर वैल्यूएशन कि मेरे हिसाब से फेयर फॉरवर्ड रेट कितना होना चाहिए, FRA का रेट कितना होना चाहिए। तो दिस इज योर 3 months। देख लीजिए 3 महीने के बाद 6 महीने का लोन पीरियड है, तो टाइम पीरियड ऑफ लोन इज 6 months। तो दिस इज 6 months फॉरवर्ड रेट कब? 3 months फ्रॉम नाउ। तो मुझे वो निकालना है। देख लीजिए दिस इज योर फेयर फॉरवर्ड रेट। क्या बोलेंगे इसको? फेयर फॉरवर्ड रेट, FFR बोलेंगे। और वो कैसे निकालोगे? देख लीजिए 9 months की कॉस्ट और 3 + 6 months की कॉस्ट दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू। समझ पा रहे हैं? एक्स को क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो देख लीजिए मान लो आपके पास 3 months के कॉन्ट्रैक्ट का रेट, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 months के कॉन्ट्रैक्ट का रेट आपके पास 3 months लिबॉर इज 5%, 9 months लिबॉर इज 7%। तो मैं क्या निकाल लूंगा सर? देख लीजिए मेरे पास 3 months के रेट कितना है? 5% पर एनम। अब एक चीज और ध्यान रखना सर, 3 months लिबॉर का क्या मतलब है? 3 महीने वाले कॉन्ट्रैक्ट का रेट, एंड द रेट इज ऑलवेज पर एनम। रेट इज ऑलवेज पर एनम। तो इकोनॉमी में क्या है? आपके पास हर तरह का लोन अवेलेबल है। आपके पास 1 महीने वाला लोन भी अवेलेबल है, 5 months वाला लोन भी अवेलेबल है, 10 months वाला लोन भी अवेलेबल है। और याद रखना सब कॉन्ट्रैक्ट का डिमांड एंड सप्लाई अलग अलग होगा, तो सबका रेट क्या चल रहा होगा? अलग अलग। एंड द रेट इज ऑलवेज पर एनम। याद रखना रेट इज ऑलवेज पर एनम। ऐसा नहीं है इकोनॉमी में मान लो रेट एक 10% है और आपको जितने टाइम का लोन लेना है आप ले सकते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। हर लोन की डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में अलग अलग है, और उस केस में वहां पर हर लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है? अलग अलग चल रहा है। तो ये चीज आप याद रखना। यहां पर लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं। 3 months लिबॉर का मतलब 3 महीने का रेट नहीं है, 3 महीने वाले कॉन्ट्रैक्ट का रेट है, एंड द रेट इज ऑलवेज पर एनम। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए दिस इज फॉर 3 months 5% पर एनम, ये 6 months है और ये 9 months है, और 9 months का रेट कितना है? 7% पर एनम। तो हम क्या करेंगे? वी हैव टू कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू, एंड दिस इज फेयर फॉरवर्ड रेट। हम क्या निकाल लेंगे? फेयर फॉरवर्ड रेट। हाउ टू कैलकुलेट? 1 + 0.05 × 3/12 इंटू 1 + x × 6/12। और वो किसके बराबर होना चाहिए सर? दिस इज 1 + 0.07 × 9/12। तो ये कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि दोनों की कॉस्ट क्या होनी चाहिए? सेम। अगर सेम नहीं है तो देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्रेज। वो बाद में देखेंगे, पहले हमें क्या निकालना है? दिस इज FRA प्राइसिंग, दिस इज FRA रेट। मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए? मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अभी कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूं। तो x मान लो कितना आ गया? मान लो दिस इज ऑफ 6.5%। एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लो x कितना आ गया? 6.5% आ गया। एंड दिस इज योर फेयर फॉरवर्ड रेट। ये आपके पास क्या है? फेयर फॉरवर्ड रेट। मेरे हिसाब से आज से 3 महीने के बाद 6 महीने के लोन लेने का कॉस्ट कितना होना चाहिए? दिस इज 6.5% पर एनम। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ 6 months फॉरवर्ड रेट
6 months फॉरवर्ड रेट कब? 3 months फ्रॉम नाउ, एंड दिस इज योर फेयर फॉरवर्ड रेट। मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए? नाउ वी हैव टू कंपेयर विद द एक्चुअल फॉरवर्ड रेट, तो वो एक बार समझ लेते हैं और उससे हम क्या निकाल लेंगे? आर्बिट्रेज प्रॉफिट। तो देखिए सर, इसी केस को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, इसी लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। दिस इज योर 5%, दिस इज योर 7% 9 months का, 3 months, और मेरी वैल्यूएशन के हिसाब से कितना आया? मान लो 6.5%। ठीक है, आज से 3 महीने के बाद 6 महीने के लोन लेने का रेट कितना आया? दिस इज योर फेयर फॉरवर्ड रेट, दिस इज योर 6.5%। नाउ वी हैव टू कंपेयर विद द एक्चुअल फॉरवर्ड रेट। दे रहा हो ना बैंक हमें, बैंक्स हमें क्या दे रहे होंगे? कोटेशन दे रहे होंगे, फॉरवर्ड रेट की कोटेशन दे रहे होंगे, एंड दे आर गिविंग यू द एक्चुअल फॉरवर्ड रेट। एक्चुअल फॉरवर्ड रेट मान लो उन्होंने दे दिया 7.6%। अब सिंपली ध्यान से सुनना सर, एक्चुअल रेट ज्यादा चल रहे हैं, दिस इज द केस ऑफ ओवर वैल्यूड, और ओवर वैल्यूड है तो हम क्या करेंगे? सेल। और यहां पर सेल करने का क्या मतलब है? इन्वेस्ट। याद रखना, सेल करने का क्या मतलब है? इन्वेस्ट। या सिंपली देख लीजिए दूसरे तरीके से, अगर मार्केट में रेट ज्यादा चल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट। तो इस पूरी टाइमलाइन पे हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट। इस पूरी टाइमलाइन पे क्या करेंगे? बोरो, एंड द डिफरेंस इज योर आर्बिट्रेज प्रॉफिट। समझ पा रहे हैं? डिफरेंस इज योर आर्बिट्रेज प्रॉफिट। तो आप क्या करोगे? यू आर टेकिंग सम नोशनल अमाउंट, $1 लाख, $5 लाख, कोई भी नोशनल अमाउंट आप लेके, तो यहां पर देख लीजिए, वी हैव टू बोरो फॉर 9 months, $1 lakh borrow for 9 months and invest at the rate of 5% for the 3 months and further invest at the rate of, किस रेट पे इन्वेस्ट कर पाओगे? अपनी वैल्यूएशन पे या एक्चुअल पे सर? ऑलवेज एक्चुअल। याद रखना, जो भी मार्केट में रेट आप यूज करोगे इन्वेस्ट बोरो करने के लिए, वो किस रेट को करोगे? एक्चुअल को। क्या वैल्यूएशन को बाय सेल किया जा सकता है? नहीं सर, वैल्यूएशन को बाय सेल नहीं किया जा सकता है, वो तो सिर्फ अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से है। जो भी ट्रेड किया जा सकता है वो किसको ट्रेड किया जा सकता है? जो मार्केट में क्या है? एक्चुअल रेट है। तो दिस इज द केस ऑफ ओवर वैल्यूड, मतलब मार्केट में रेट ज्यादा चल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट। तो इस पूरी टाइमलाइन पे बोरो करेंगे, इस पूरी टाइमलाइन पे इन्वेस्ट करेंगे, एंड द डिफरेंस इज योर आर्बिट्रेज प्रॉफिट। दूसरा केस देख लो, मान लो फेयर फॉरवर्ड रेट इज 6.5%, एक्चुअल रेट इज 4%। एक्चुअल फॉरवर्ड रेट इज 4%, फेयर फॉरवर्ड रेट इज 6.5%। रेट कम चल रहे हैं तो इस पूरी टाइमलाइन पे बोरो करोगे, इस पूरी टाइमलाइन पे इन्वेस्ट करोगे, एंड डिफरेंस इज योर आर्बिट्रेज प्रॉफिट, एंड दिस इज एफआरए आर्बिट्रेज। ये आपके पास क्या है? एफआरए आर्बिट्रेज। अब देख लो सर वहां पर स्लाइड से, तो सबसे पहले देख लीजिए, वी हैव टू कैलकुलेट द फेयर फॉरवर्ड रेट, निकाल लिया हमने। नाउ वी हैव टू डिसाइड फ्रॉम वेयर वी शुड बोरो और इन्वेस्ट, और उसके लिए वी नीड एक्चुअल फॉरवर्ड रेट। मुझे क्या चाहिए? एक्चुअल फॉरवर्ड रेट चाहिए, एंड वी हैव टू कंपेयर एंड डिसाइड ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड है तो सेल करेंगे, सेल का मतलब इस पूरी मार्केट में क्या है? इन्वेस्ट। अंडर वैल्यूड है तो बाय करेंगे, और बाय करने का मतलब क्या? इंटरेस्ट रेट मार्केट में बोरो। ठीक है, तो डिफरेंस इज योर आर्बिट्रेज प्रॉफिट, एंड कैलकुलेट द आर्बिट्रेज प्रॉफिट। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और है, कई बार वो कोटेशंस दे देंगे, एक्चुअल रेट डायरेक्टली ना देके एफआरए की कोटेशन दे देंगे, एंड दिस इज योर 3/9 एफआरए कोटेशन बाय द बैंक। तो कोटेशन हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी होती है? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट सॉल्व किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज योर बिड रेट एंड दिस इज योर आस्क रेट, दिस इज योर बिड रेट एंड दिस इज योर आस्क रेट। तो सिंपली तो वहां पर देख लीजिए, मेरे लिए बोरिंग रेट हमेशा ज्यादा होगा और इन्वेस्टमेंट रेट हमेशा मेरे लिए क्या होगा? कम होगा। तो अगर मुझे बोरो करना है तो किस रेट पे कर पाऊंगा? 10% पे। अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं किस रेट पे कर पाऊंगा? 8% पे, क्योंकि इकोनॉमी में बोरिंग इन्वेस्टमेंट रेट सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। बोरिंग, अगर मुझे बोरो करना है तो रेट हमेशा ज्यादा होगा, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो रेट हमेशा क्या होगा? कम, एंड द डिफरेंस इज द मार्जिन ऑफ द बैंक। तो दिस इज द बोरिंग रेट फॉर कस्टमर एंड दिस इज द इन्वेस्टमेंट रेट फॉर कस्टमर। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, फॉर कस्टमर। तो दिस इज द बोरिंग रेट फॉर द कस्टमर एंड दिस इज द इन्वेस्टमेंट रेट फॉर द कस्टमर, और उसके अकॉर्डिंग हम रेट को क्या करेंगे? पिक करेंगे। तो अगर मुझे बोरो करना है तो बोरो करने के लिए मेरे पास रेट कौन सा है? 8%। अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास रेट कौन सा है? दिस इज योर 10%, एंड दिस इज अवर फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट ऑफ एफआरए टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ठीक है, आगे देखिए सर। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड दिस इज योर करेंसी स्वैप। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है? करेंसी स्वैप है। यहां पर डायरेक्टली आपके पास इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, बट यहां पर सिंपली हम करेंसी रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट भी है,
बट आपके कोर्स में जो है दिस इज ओनली अप टू द प्लेन वनीला, समझ पा रहे हैं, दिस इज ओनली द केस ऑफ प्लेन वनीला। एंड प्लेन वनीला में सिंपली वहां पर आपके पास देख लीजिए जो भी ट्रांजेक्शन होंगी दिस इज एट स्पॉट रेट एज ऑन टुडे, जो भी एक्सचेंज ऑफ करेंसी होगा दिस इज एट स्पॉट रेट, और सिंपल ट्रांजेक्शन है, वहां पर फ्लोटिंग रेट की कोई बात नहीं की है, दे आर सिंपली टॉकिंग अबाउट द फिक्स रेट, ठीक है। तो फ्लोटिंग रेट है तो वो भी ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो आपके कोर्स में उन्होंने दिखाया गया है वो आपके पास फिक्स रेट की बात की है। एंड दिस इज द प्लेन वनीला डील, समझ पा रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्लेन वनीला डील। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन क्या है वो एक बार समझ लेंगे सर। तो व्हाट विल बी योर ट्रांजेक्शन, ध्यान से देखना, ए लिमिटेड उसकी पोजीशन कहां पर है सर, दिस इज इन इंडिया, समझ पा रहे हैं उसकी पोजीशन कहां पर है, इंडिया में है, और बी आईएनसी उसकी पोजीशन कहां पर है, यूएसए में है, ठीक है। अब ए लिमिटेड इंडिया में जो है उसको पैसा कहां चाहिए, यूएस में, दिस इज फॉर ए लिमिटेड सब्सिडरी, और बी आईएनसी यूएस उसको पैसा कहां चाहिए, इन इंडिया, दिस इज बी आईएनसी सब्सिडरी। अब वहां पर देख लीजिए ऑन द टेबल कौन लेके आएगा, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट बैंकर आईबी आपको ऑन द टेबल लेके आएगा, और दोनों को क्या कराएगा, देख लीजिए स्वैपिंग कराएगा, समझ पा रहे हैं। स्वैपिंग में क्या होगा, ध्यान से देखना सर, ऑन द टेबल आने के बाद ए लिमिटेड अपने बैंक के पास जाएगा और वहां से लोन लेगा, दिस इज इन रुपीज, और वो लोन लेके किसको ट्रांसफर कर देगा, दिस इज बी आईएनसी सब्सिडरी, किसको ट्रांसफर कर देगा, बी आईएनसी सब्सिडरी, एंड दिस इज इन रुपीज, किस में ट्रांसफर करेगा, रुपीज में। उधर वहां पर देख लीजिए बी आईएनसी अपने बैंक से लोन लेगा और किसको ट्रांसफर कर देगा, ए लिमिटेड सब्सिडरी को, एंड दिस इज इन डॉलर, समझ पा रहे हैं किस में, डॉलर, डॉलर में लोन लेगा और डॉलर में ही क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। अब वहां पर देख लीजिए प्लेन वनीला में आपके पास देख लीजिए अगर इस ट्रांजेक्शन में यहां पर $1 लाख है एंड द स्पॉट रेट इज 60, $1 इक्वल टू 60, तो यहां पर कितना होगा, 60 लाख रुपीस, ठीक है। तो याद रखना जो स्वैपिंग होगी दिस इज एट स्पॉट रेट, किस पे होगी, दिस इज एट स्पॉट रेट। तो उस केस में देख लीजिए वहां पर ए लिमिटेड अपने बैंक के पास गया, रुपीस में लोन लिया और किसको ट्रांसफर किया, बी आईएनसी सब्सिडरी को। उधर बी आईएनसी ने अपने बैंक के पास गया, डॉलर में लोन लिया और किसको ट्रांसफर किया, ए लिमिटेड की सब्सिडरी को। अब वहां पर क्या होगा, दिस इज एट ईच रीसेट डेट, ये यहां पर इंटरेस्ट पे करेगा किसको, ए लिमिटेड इंडिया को इन रुपीस, और ये यहां पर बी आईएनसी को पे करेगा, दिस इज इन डॉलर्स, किसमें पे करेगा, दिस इज इन डॉलर्स। तो इस तरह से हर रीसेट डेट पे ये ट्रांजैक्शन होती रहेगी, और लास्ट में स्वैप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। टर्मिनेट का क्या मतलब है, ये पैसे वापस कर देगा, दिस इज इन अगेन इन रुपीस, और ये पैसे वापस कर देगा, दिस इज अगेन इन डॉलर्स। तो याद रखना यहाँ पर कोई भी फॉरेन करेंसी रिस्क हमारे पास नहीं है, कोई भी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिस्क हमारे पास नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कोई देख लीजिए कोई भी हम एक्सचेंज रेट को यूज नहीं कर रहे हैं, कोई भी हम कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं। यहाँ रुपीज टू रुपीज में ट्रांजैक्शन हो रही है, यहाँ डॉलर टू डॉलर में ट्रांजैक्शन हो रही है, और यहाँ पर हम कौन से रिस्क को सेव कर रहे हैं, अपने फॉरेन करेंसी रिस्क को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। दिस इज योर प्लेन वनीला करेंसी स्वैप डील। अब क्वेश्चन में आपके पास अलग अलग तरह से क्वेश्चन आ सकता है, वो ए लिमिटेड की कॉस्ट पूछ सकता है, बी लिमिटेड की कॉस्ट पूछ सकता है, ए लिमिटेड का वहां पर टोटल रिसिप्ट एट द एंड पूछ सकता है, बी लिमिटेड का टोटल रिसिप्ट एट द, बी आईएनसी का टोटल रिसिप्ट एट द एंड पूछ सकता है, पेमेंट पूछ सकता है, कोई भी ट्रांजैक्शन वो आपसे पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, जितने भी यहां पर स्वैपिंग के क्वेश्चंस हैं याद रखना, आफ्टर स्वैपिंग आपको सोचना है ए आईएनसी क्या कर रहा है या ए लिमिटेड क्या कर रहा है, आफ्टर स्वैपिंग सोचना है आपको बी आईएनसी या बी लिमिटेड वहां पर क्या कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप पहले देख लें ध्यान से, और देखें अंडर स्वैप डील, आप पहले अच्छे से लिख लो वहां पर अंडर स्वैप डील क्या हो रहा है। अंडर स्वैप डील ए आईएनसी या ए लिमिटेड और उधर बी आईएनसी वो कौन सा लोन ले रहा है, ए आईएनसी कौन सा लोन ले रहा है अंडर स्वैप डील, एंड बी आईएनसी कौन सा लोन ले रहा है अंडर स्वैप डील। तो वो आपको ध्यान रखना है, एंड दिस इज द केस ऑफ करेंसी स्वैप। ये किसका केस है आपके पास, करेंसी स्वैप। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, दिस इज योर इंटरेस्ट रेट स्वैप। समझ पा रहे हैं यहाँ पर हम किसको स्वैप कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स को। पिछले कॉन्सेप्ट में करेंसी स्वैप था, हम करेंसी को क्या कर रहे थे, स्वैप कर रहे थे, एक्सचेंज कर रहे थे। तो दिस इज अ टू पार्टी इंटरेस्ट रेट स्वैप, प्लेन वनीला इंटरेस्ट स्वैप डील। अगेन मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो आपके कोर्स में है दिस इज ओनली अप टू द प्लेन वनीला, और वहां पर किस तरह से स्वैपिंग हो रही है वो पूरी ट्रांजैक्शन एक बार समझनी है सर। ध्यान से देखिए सर, मिस्टर ए उसका लोन चल रहा है किस पे, फ्लोटिंग रेट पे, और मिस्टर बी उसका लोन किस पे चल रहा है, फिक्स रेट पे, ठीक है। अब मिस्टर ए को पता क्या डर है, क्या फियर है सर, कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और मिस्टर बी का रेट क्या किस पे चल रहा है, फिक्स पे, उसको क्या लग रहा है मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं।
मार्केट में ट्रेड कब पॉसिबल है? जब दो पार्टीज की क्या होंगी? अपोजिट व्यू होंगे। याद रखना, दो पार्टीज के क्या होंगे? अपोजिट व्यू। मुझे लग रहा है मार्केट बढ़ने वाला है, किसी को लग रहा है मार्केट फॉल होने वाला है, मैं बाय कर रहा हूं, वो सेल कर रहा हूं, तभी तो मार्केट में ट्रांजैक्शन होगी, अदरवाइज मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तो सिंपली मिस्टर ए को लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले हैं और मिस्टर बी को लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाले हैं। ऑन द टेबल कौन लेके आएगा? मर्चेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, और दोनों पार्टी को मिलाएगा। अब देखिए अंडर द स्वैप डील मिस्टर ए ने क्या ले लिया है? फिक्स रेट, और मिस्टर बी ने अब क्या ले लिया है? फ्लोटिंग रेट। सही कर लिया ना? मिस्टर ए को लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं तो उसने फिक्स रेट ले लिया, और मिस्टर बी को लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकते हैं, उसने फ्लोटिंग रेट ले लिया, क्योंकि अगर एक्चुअली में कम हुए तो उसको फायदा ही होगा। ठीक है, तो उन्होंने वहां पर देख लीजिए अपने इंटरेस्ट रेट ऑब्लिगेशंस को क्या कर लिया है? स्वाप कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया है। ठीक है, एंड दिस इज हेजिंग स्ट्रेटजी। याद है मेरा लोन इन्वेस्टमेंट चल रहा है ऑलरेडी, सिर्फ उसके रिस्क को हेज करने के लिए मैं वी आर एंटरिंग इनटू द इंटरेस्ट स्वैप डील। दिस इज फॉर द कैश सेटलमेंट। ठीक है, कैश सेटलमेंट के लिए यहां पर कैलकुलेशन हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए यहां पर कैलकुलेशन हो रही है। देख लीजिए, तो एग्जिस्टिंग दे आर हैविंग द फ्लोटिंग रेट लोन, और यहां पर इसका कौन सा चल रहा है? फिक्स रेट अंडर स्वैप डील। दोनों ने क्या कर लिया है? एक्सचेंज कर लिया। अब सर बहुत अच्छे से आप लिखेंगे कि स्वैप डील में क्या हो रहा है। सर स्वैप डील में क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है सर। ये अंडर स्वैप डील मिस्टर ए अब कौन है सर? वो क्या पे करेगा? फिक्स रेट। ही इज पेइंग फिक्स रेट। कितना था? 11%। मिस्टर बी अंडर स्वैप डील में क्या पे करेगा? फ्लोटिंग रेट, एंड दिस इज लिबोर। तो उसको प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं? फिक्स रेट पेयर। इसको प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रेट पेयर। तो याद रखना, अंडर स्वैप डील से मतलब है मुझे सर पहले क्या चल रहा था कोई फर्क नहीं पड़ता हमें क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में क्या ढूंढ रहा है? स्वैप डील में क्या हो रहा है? अंडर स्वैप डील मिस्टर ए पे फिक्स रेट्स, पेज फिक्स रेट, और मिस्टर बी क्या पे करेगा? फ्लोटिंग रेट। तो दिस इज अ फिक्स रेट पेयर एंड ही इज ए फ्लोटिंग रेट पेयर अंडर स्वैप डील। अब देखिए सर वहां पर क्या हो रहा है, इसी एग्जाम्पल को एक्सटेंड कर लेते हैं। अब याद रखना सर, दिस इज अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना, इंटरेस्ट रेट स्वैप डील इज सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रा क्या था आपके पास? दिस इज इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट, बट यहां पर इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या है? सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सीरीज का क्या मतलब है? मुझे लग रहा है अगले 2 सालों तक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले हैं, मुझे 1 साल तक लग रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं, मुझे लग रहा है अगले 2 सालों तक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे। तो उस केस में वहां पर देख लीजिए हम क्या करेंगे? सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? हम आज ही 2 साल के लिए क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वी आर एंटरिंग इनटू द स्वैप डील। समझ पा रहे हैं हम किस में एंटर हो जाएंगे? स्वैप डील। मान लो आज स्वैप इनिशिएट किया एंड द फिक्स रेट इज 11%, और लिबोर भी मान लो कितना है? 11%। तो याद रखना रेट यहां कैलकुलेट होगा और पेमेंट कहां होगी? यहां पर सर रेट वापस यहां कैलकुलेट होगा और पेमेंट कहां होगी? वापस यहां पर। फिर रेट दोबारा कैलकुलेट होगा यहां पर और उसके हिसाब से पेमेंट कहां होगी? दिस इज ऑन नेक्स्ट रीसेट डेट। ये सब आपकी क्या है? रीसेट डेट है सर। तो मान लो जब स्वैप इनिशिएट हुआ सर, दोनों रेट सेम थे सर, तो कैलकुलेट हो गया और यहां पर पेमेंट होगी। तो मिस्टर ए अंडर स्वैप डील ही इज ए फिक्स रेट पेयर, तो क्या पे करेगा? 11%। और बदले में मिलेगा क्या सर? देख लीजिए, मिस्टर बी क्या पे करेगा? लिबोर, एंड दिस इज ऑल्सो 11%। तो बदले में मिलेगा भी क्या? 11%, एंड नेट सेटलमेंट इज 0। तो देख लीजिए, ना कोई पार्टी पे करेगी ना कोई पार्टी रिसीव करेगी, नेट सेटलमेंट इज 0। नेट सेटलमेंट आपके पास क्या रहेगा? 0। सोच पा रहे हैं? बट जब अगली रीसेट डेट आई सर, फिक्स रेट तो हमेशा फिक्स रेट रहेगा, तो फिक्स रेट इज 11%। वो तो 11% ही है इस डेट पे, और फ्लोटिंग रेट मान लो लिबोर कितना आ गया? 12%। लिबोर कितना आ गया? 12% आ गया। अब ध्यान से देखना सर, यहां रेट कैलकुलेट होगा, पेमेंट कहां होगी? दिस इज ऑन नेक्स्ट रीसेट डेट। तो ऑन द नेक्स्ट रीसेट डेट, दिस इज द फर्स्ट सेटलमेंट। सेकंड सेटलमेंट में देख लीजिए, मिस्टर ए पेज फिक्स रेट कितना? 11%। बदले में मिलेगा क्या सर? मिस्टर बी क्या पे करेगा? लिबोर, एंड लिबोर इज 12%, तो पे करेगा 11%, और मिस्टर ए को बदले में मिलेगा क्या? 12%। ठीक है, मिस्टर बी क्या पे करेगा? 12%, बदले में मिलेगा क्या? 11%। तो देख लीजिए, मिस्टर ए पेज फिक्स रेट एंड रिसीव्स लिबोर कितना? 12%। तो व्हाट इज योर नेट सेटलमेंट? मिस्टर ए को कितने का प्रॉफिट हो गया? 1% का प्रॉफिट हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? मिस्टर ए रिसीव्स एंड मिस्टर बी पेज। पार्टी का नाम नहीं लिखा है क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे? मिस्टर ए इज ए फिक्स रेट पेयर
एंड मिस्टर बी कौन है? फ्लोटिंग रेट पेयर। तो हम क्या लिखेंगे? फिक्स रेट पेयर रिसीव्स एंड फ्लोटिंग रेट पेयर पेज। कितना? 12% माइनस 11% इनटू, मैंने पहले बताया था इंटरेस्ट रेट के साथ दो चीजें अटैच हैं। द फर्स्ट वन इज नोशनल अमाउंट, मान लो $1,00,000, एंड द टाइम पीरियड। ये जो रीसेट डेट थी ना, हर 6 महीने के बाद थी, तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 6/12। अब याद रखना, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, एंड दिस इज द केस ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप। उसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट रेट स्वैप। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, देख लीजिए, एंड दिस इज योर इंटरेस्ट रेट स्वैप। अब एक और केस ले लेते हैं। मान लो मार्केट में रेट, दिस इज ऑन 3rd रीसेट डेट, यहां पर फिक्स रेट तो है ही 11%, और मान लो लिबोर आ गया आपके पास 7%। लिबोर कितना आ गया? 7%। तो ध्यान से देखना, मिस्टर ए क्या पे करेगा? मिस्टर ए पेज 11% एंड रिसीव्स कितना? 7%। तो नेट सेटलमेंट क्या होगा? 4%। तो हम 4% के लिए क्या लिखेंगे? मिस्टर ए पेज एंड मिस्टर बी रिसीव्स कितना? 4%। तो देख लीजिए, मिस्टर ए पेज एंड मिस्टर बी receives how much amount? 11% minus 7%, 4% into notional amount $1,00,000 into time period 6/12. There is no concept of present value. कोई concept नहीं है present value का, and this is the simple concept of interest rate swap. ये आपके पास क्या है? interest rate swap. ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार। तो ये आपके पास देख लीजिए, this is your interest rate swap. Two party exchange their interest rate obligation, the plain vanilla swap trading fixed rate payment for the floating rate payment. इनके ऊपर नोट भी आ सकता है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है थ्योरी के अंदर, तैयार रहना। फ्रा के ऊपर इंटरेस्ट रेट स्वैप, कैप फ्लोर कॉलर, करेंसी स्वैप, इनके ऊपर नोट आ सकता है। आपके पास इक्विटी स्वैप, इनके ऊपर डायरेक्टली नोट भी आ सकता है। द पार्टी हु वांट्स फिक्स्ड रेट पेज एग्री टू पे द फिक्स्ड रेट, and the counterparty who receives the fixed rate payment agrees to pay the variable or the floating rate payment. The difference between the fixed rate and the floating rate is calculated and paid to the appropriate counterparty. Net interest is paid by the one who owns it, and the swaps are the zero-sum game. The one party gains, the other party losses, and this is the calculation formula. हमें कोई formula की जरूरत नहीं है। Now the next concept, this is your interest rate cap, floor and collar. कैप फ्लोर कॉलर में सिंपली आपको देख लीजिए, वहां पर अब ऑप्शन मार्केट को यूज करना है फॉर द हेजिंग ऑफ योर इंटरेस्ट रेट रिस्क। समझ पा रहे हैं? फॉर हेजिंग ऑफ योर इंटरेस्ट रेट रिस्क वी आर यूजिंग द ऑप्शन मार्केट, वी आर यूजिंग द कॉल ऑप्शन एंड द पुट ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए सर, यहां पर सबसे पहले कैप का क्या मतलब है? मैक्सिमम। फ्लोर का क्या मतलब है? मिनिमम। मैक्सिमम दिस इज फॉर बोरोइंग, वो किसके लिए यूज होगा? बोरोइंग के लिए। एंड द मिनिमम दिस इज फॉर इन्वेस्टमेंट। तो कैप इज ऑलवेज यूज फॉर द पर्पज ऑफ बोरोइंग एंड द फ्लोर इज ऑलवेज यूज फॉर द पर्पज ऑफ फ्लोटिंग रेट इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट है? फ्लोटिंग रेट इन्वेस्टमेंट। कौन सी बोरोइंग है? आपकी फ्लोटिंग रेट बोरोइंग्स। तो अब यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखना, इंटरेस्ट रेट कैप, कैप का क्या मतलब है? मैक्सिमम रेट। तो अब ध्यान से देखना सर पॉइंट, मुझे लग रहा है मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज वी आर टेक, मेरा जो ऑलरेडी लोन चल रहा है वो किस पे चल रहा है? देख लीजिए, दिस इज ऑन लिबोर, ऑन यूरिबोर, दिस इज एट फ्लोटिंग रेट। समझ पा रहे हैं किस पे चल रहा है? फ्लोटिंग रेट पे। और मुझे रिस्क क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में क्या हो सकते हैं? इंक्रीज हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, देख लीजिए, दिस इज वी आर टेकिंग ए लॉन्ग कॉल। समझ पा रहे हैं? मैं क्या ले लूंगा? लॉन्ग कॉल एट एक्सरसाइज प्राइस इक्वल टू द कैप रेट। मान लो कैप रेट इज 15%, तो मैं कितने एक्सरसाइज प्राइस पे, जो मेरा कैप रेट है 15%, उस पर क्या ले लूंगा? लॉन्ग कॉल। और लॉन्ग कॉल में देख लीजिए आपको प्रॉफिट कब होगा? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके 15% से क्या जाएंगे? ऊपर जाएंगे। एंड दिस इज योर मैक्सिमम लिमिट। ये आपकी क्या थी? मैक्सिमम लिमिट। आप कितना मैक्सिमम कॉस्ट बियर कर सकते हैं? एंड दिस इज योर 15%। ये जो कैप रेट, फ्लो रेट है, ये ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में गिवन होंगे। प्रैक्टिकली एज ए फाइनेंस मैनेजर आपको डिसाइड करना होता है कि कंपनी के लिए मैक्सिमम लिमिट क्या है और कंपनी की मिनिमम लिमिट्स क्या है। अगर कंपनी की मैक्सिमम लिमिट 15% है तो दिस इज योर कैप रेट, और आपकी मिनिमम लिमिट 10% है तो दिस इज योर फ्लो रेट। तो मान लो आपको लग रहा है आपका लोन चल रहा है फ्लोटिंग रेट पर, और आपको क्या फियर है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं, तो यू आर टेकिंग द कॉल ऑप्शन, दिस इज लॉन्ग कॉल एट एक्सरसाइज प्राइस इक्वल टू द कैप रेट। अब देखो एक्चुअली में मार्केट में मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए, तो आपके लोन पे
मान लो लिबोर आ गया आपके पास ऑन एक्सपायरी, लिबोर इज 18%, लिबोर कितना आ गया 18%, तो लोन पे कितना देना पड़ेगा 18%। बट उधर मैंने लॉन्ग कॉल ले रखी है, लॉन्ग कॉल में देख लीजिए जब प्राइस बढ़ेंगे तो लॉन्ग कॉल क्या करेंगे हम, एक्सरसाइज, दिस इज एस माइनस एक्स, याद है ऑप्शन मार्केट, तो एस इज योर 18% एक्चुअल रेट माइनस एक्सरसाइज प्राइस कितना था 15% इज ग्रेटर देन 0, तो हम क्या कर लेंगे एक्सरसाइज, तो व्हाट इज योर जीपी 3%, तो मेरे लोन पे कॉस्ट आएगी 18%, और उधर मेरे पास देख लीजिए कैप स्ट्रेटेजी से मुझे कितना प्रॉफिट होगा 3%, व्हाट इज योर नेट कॉस्ट 15%, तो आपकी ज्यादा कॉस्ट किसके बराबर हो सकती है, दिस इज इक्वल टू योर कैप रेट, समझ पा रहे हैं, इससे ज्यादा आपकी कॉस्ट होने वाली नहीं है, एंड दिस इज योर कैप स्ट्रेटेजी, समझ पा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं कैप स्ट्रेटेजी, वी आर टेकिंग द लॉन्ग कॉल एट एक्सरसाइज प्राइस इक्वल टू द कैप रेट, और वहां पर वो कब पे ऑफ देगा हमें, जब प्राइस क्या जाएगा ऊपर जाएगा, प्राइस किससे ज्यादा जाएगा, कैप रेट से ज्यादा जाएगा 18% 20%, तो मुझे प्रॉफिट होगा। अगर वहां पर देख लीजिए प्राइस मान लो कितना रहा 12%, तो लोन पे कॉस्ट कितनी आएगी 12%, और इधर कितना होगा देख लीजिए s माइनस एक्स 12% माइनस 15% इज लेस देन 0, तो हम क्या करेंगे नॉट एक्सरसाइज, समझ पा रहे हैं हम क्या करेंगे नॉट एक्सरसाइज, व्हाट इज योर मैक्सिमम लॉस, क्या हो सकता है आपका, सिंपली ऑप्शन प्रीमियम, समझ पा रहे हैं आपका मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, दिस इज योर जीपी, जीपी इज 0, एंड व्हाट इज योर एनपी, जीपी माइनस ऑप्शन प्रीमियम, यही हमने सीखा है ऑप्शन मार्केट में देख लीजिए, तो दिस इज द सिंपल स्ट्रैटेजी, इफ वी हैव ए fear, we have afraid of interest rate rising, we are taking the long call at exercise price is equal to the cap rate, cap pays कब पे करेगा when स्टॉक प्राइस, यहाँ पर स्टॉक प्राइस की जगह क्या आएगा इंटरेस्ट, देख लीजिए इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस मोर देन किससे एक्सरसाइज प्राइस से, ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर आपके पास, तो this is your cap strategy, if the firm borrows at floating rate, it is afraid of interest rate rising, to hedge against the same, he is taking the interest rate cap, this is long call at exercise price is equal to the cap rate, and again this is a series of contract, ये आपके पास क्या series of contract है, मुझे लग रहा है मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले हैं अगले 2 सालों तक, तो मैं 2 सालों का कॉन्ट्रैक्ट आज ही बुक कर दूंगा, और उसके लिए वी आर पेइंग लमसम ऑप्शन प्रीमियम फॉर ऑल द रीसेट डेट, जितनी भी रीसेट डेट है उसके लिए आज ही हम ऑप्शन प्रीमियम पे कर देंगे, इट इज अ सीरीज ऑफ द इंटरेस्ट रेट कॉल ऑप्शन ऑन द इंटरेस्ट रेट, ईच पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन, एक पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन को क्या बोलते हैं कैपलेट, कैप पेज, कब कैप पे करेगा व्हेन द रेट राइजेस, जो भी इंटरेस्ट रेट है राइजेस अबव द कैप रेट, वहां पर स्टॉक प्राइस था, यहां पर इंटरेस्ट रेट्स है, ठीक है, तो ऑप्शन प्रीमियम सबके लिए आज ही दे देंगे, लमसम ऑप्शन प्रीमियम इज पेड एज ऑन टुडे फॉर ऑल द रीसेट डेट, तो उस केस में वहां पर मुझे उसको बाइफिकेट करना पड़ेगा, जो भी ऑप्शन प्रीमियम लमसम अमाउंट है मुझे हर रीसेट डेट के लिए उसको बाइफिकेट करना पड़ेगा, व्हाट इज योर पे ऑफ, सिंपली एस माइनस एक्स 0 मैक्सिमम, दिस इज योर जीपी, एंड व्हाट इज योर नेट पे ऑफ, जीपी माइनस ऑप्शन प्रीमियम, तो दिस इज योर कैप स्ट्रेटेजी, इसको क्या बोलते हैं कैप स्ट्रेटेजी। दूसरी तरफ आपके पास क्या है इंटरेस्ट रेट फ्लोर, दिस इज योर फ्लोर स्ट्रेटेजी, एंड दिस इज फॉर इन्वेस्टमेंट, किसके लिए फ्लोटिंग रेट इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है, और आपको क्या फियर है मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं फॉल हो सकते हैं, तो आप क्या स्ट्रेटेजी लोगे, यू आर टेकिंग, क्या करोगे सर आज ध्यान से देखना, हम आज ही क्या करेंगे देख लीजिए, वी आर टेकिंग द लॉन्ग पुट एट एक्सरसाइज प्राइस इज इक्वल टू द फ्लोर रेट, समझ पा रहे हैं, जो भी फ्लोर रेट है मान लो 10% है, दिस इज योर मिनिमम लिमिट, मुझे इससे कम नहीं चाहिए, तो मैं वहां पर क्या करूंगा 10% पे क्या ले लूंगा, एक वहां पर लॉन्ग पुट ले लूंगा, और पुट आपको कब पे ऑफ देगी, जब कब प्रॉफिट देगी, जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होंगे फॉल होंगे, मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट पे रेट आ गया 7%, मार्केट में रेट आ गया 7%, तो आपको कितना मिलेगा इन्वेस्टमेंट में 7%, बट आपको लॉस हो रहा है, वो लॉस कहां से रिकवर होगा, दिस इज फ्रॉम द फ्लोर स्ट्रैटेजी, तो पुट के केस में क्या चलता है x माइनस एक्स 0 मैक्सिमम, तो देख लीजिए दिस इज योर 10% माइनस 7% इज 0 मैक्सिमम, तो व्हाट इज योर पे ऑफ 3%, तो देख लीजिए जो आपका 3% का लॉस हो रहा था वो कहां से कवर हो गया, दिस इज फ्रॉम द फ्लोर स्ट्रैटेजी, योर नेट रिसिप्ट इज एट द रेट ऑफ 10%, समझ पा रहे हैं 7% यहां से मिलेगा और 3% कहां से मिलेगा फ्लोर स्ट्रैटेजी से, दिस इज योर जीपी, देख लीजिए 3% इज योर जीपी, एंड नेट प्रॉफिट क्या होगा, दिस इज जीपी माइनस ऑप्शन प्रीमियम,
ठीक है। तो सिंपली आपके पास अगर मुझे फियर है, क्या फियर है, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल हो सकते हैं, दिस इज द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वी आर टेकिंग द फ्लोर स्ट्रेटेजी इन द ऑप्शन मार्केट। एंड ऑप्शन मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वहां पर क्या वन साइड बैटिंग है। वन साइड बैटिंग है कि अगर वहां पर देख लीजिए आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप एक्सरसाइज करोगे, अगर वहां बेनिफिशियल नहीं है, आपको बेनिफिट नहीं दे रही है तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। तो the firm invests at floating rate, it is afraid of interest rate falling. To hedge against the same, it can buy the interest rate float. They are taking the long put at exercise price is equal to the floor rate. It is a series of interest rate put option on interest rates. Each particular put option is floor lat. Floor pays कब पे करेगा, when the rate falls below the फ्लोर रेट। तो आज ही लमसम ऑप्शन प्रीमियम क्या कर देंगे, पे कर देंगे फॉर ऑल द रीसेट डेट, और बाद में उसको बाइफिकेट करेंगे फॉर द ईच रीसेट डेट। व्हाट इज योर पे ऑफ, एक्स माइनस एक्स जीरो मैक्सिमम, व्हाट इज योर नेट पे ऑफ, दिस इज जीपी माइनस ऑप्शन प्रीमियम, पे ऑफ माइनस ऑप्शन प्रीमियम। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज योर फ्लोर स्ट्रेटेजी। एक थी कैप स्ट्रेटेजी, एक थी फ्लोर स्ट्रेटेजी। कैप इज फॉर बोरोइंग एंड फ्लोर इज फॉर इन्वेस्टमेंट। Now the next one is interest rate collar and this is the most important strategy। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने का फुल चांस है, तैयारी करके जाना। एक क्वेश्चन जो इसमें अमेंडमेंट भी आई है, जो उन्होंने इंस्टीट्यूट ने इसको ठीक किया है अपने प्रैक्टिस मैनुअल में 2018 अक्टूबर के, तो ये वाला क्वेश्चन आप जरूर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको उन्होंने ठीक भी किया। अमेंडमेंट का पार्ट है टेक्निकली, तो आप उसको कवर करके जाना। तो इंटरेस्ट रेट कॉलर, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है सर, कैप में प्रीमियम देना पड़ रहा है, फ्लोर में प्रीमियम देना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, तो पता चल रहा है बेनिफिट उतना नहीं है वहाँ पर हेजिंग करने का जितना क्या लग गई है कॉस्ट। तो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए वी हैव ए कॉलर स्ट्रेटेजी। कॉलर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शन। समझ पा रहे हैं, कॉल एंड पुट ऑप्शन का क्या करेंगे हम, कॉम्बिनेशन लेंगे। तो ध्यान से देखना सर, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सर, दिस इज इन द ऑप्शन मार्केट। प्राइस बढ़ने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है, तो कॉल में प्रॉफिट कब हो रहा है, लॉन्ग कॉल में प्रॉफिट कब हो रहा है, जब प्राइस बढ़ रहे हैं। शॉर्ट कॉल में प्रॉफिट कब हो रहा है, जब प्राइस क्या हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं। लॉन्ग पुट में प्रॉफिट कब हो रहा है, जब प्राइस फॉल हो रहे हैं। और शॉर्ट पुट में प्रॉफिट कब हो रहा है, जब प्राइस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो वी आर टेकिंग द कॉम्बिनेशन। मुझे लग रहा है मार्केट में देख लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले हैं, तो उस केस में वी आर टेकिंग द कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी, एंड द कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी वी आर टेकिंग लॉन्ग कॉल एंड शॉर्ट पुट। याद है ऑप्शन मार्केट में रिवाइज भी किया है हमने। तो मेरे पास प्राइस बढ़ने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है, लॉन्ग कॉल एंड शॉर्ट पुट, ठीक है। प्राइस गिरने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी है, लॉन्ग पुट एंड शॉर्ट कॉल। तो मुझे लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले हैं, तो मैं कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी लूंगा। मैं लॉन्ग कॉल भी लूंगा, साथ में शॉर्ट पुट भी लूंगा। लॉन्ग कॉल मतलब कैप बाय, एंड शॉर्ट पुट मतलब, शॉर्ट पुट का क्या मतलब है, फ्लोर सेल, ठीक है। लॉन्ग पुट, मुझे लग रहा है मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाले हैं, तो वी आर टेकिंग लॉन्ग पुट, साथ में क्या लेंगे, शॉर्ट कॉल। तो लॉन्ग पुट को क्या बोलेंगे, फ्लोर बाय, शॉर्ट कॉल को क्या बोलेंगे, कैप सेल, ठीक है। तो वो टेक्निकलिटी में ना जाके वो स्ट्रेटेजी माइंड में रखना। बोरिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी है, वी हैव लॉन्ग कॉल प्लस साथ में क्या लेंगे, शॉर्ट पुट। और इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी है, वी हैव ए लॉन्ग पुट प्लस शॉर्ट कॉल, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्या बनेगा, देख लीजिए, दिस इज योर कॉलर स्ट्रेटेजी एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैप एंड फ्लोर, लॉन्ग कॉल शॉर्ट पुट, देख लीजिए, लॉन्ग कॉल शॉर्ट पुट एंड लॉन्ग पुट एंड शॉर्ट कॉल। तो ए फ्लोटिंग रेट बोरोवर, ध्यान से देख लीजिए, बाय ए कैप, बाय ए कैप मतलब लॉन्ग कॉल एंड सिमिलरली सेल फ्लोर, सेल फ्लोर का क्या मतलब है, शॉर्ट पुट। इनिशियल आउटफ्लो विल रिड्यूस, डेफिनेटली योर इनिशियल जो आपका ऑप्शन प्रीमियम है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, यहां पर पे करोगे और यहां पर रिसीव करोगे, योर नेट कॉस्ट विल रिड्यूस। तो दिस इज लॉन्ग कॉल प्लस शॉर्ट पुट। इफ द फ्लोटिंग रेट इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए देख लीजिए, लॉन्ग पुट एंड शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट एंड शॉर्ट कॉल, इनिशियल आउटफ्लो विल रिड्यूस। याद रखना, आपकी जो कॉस्ट या आपकी जो रिटर्न है वो किसके बीच में रहेगी, कैप रेट एंड फ्लो रेट के। दिस इज इन द कॉलर स्ट्रेटेजी। याद रखना, कॉलर के केस में जो भी आपका फाइनल कॉस्ट या रिटर्न आएगा, दिस इज ऑलवेज बिटवीन द कैप रेट एंड द फ्लो रेट। इफ द कैप रेट इज 15%, फ्लो रेट इज 10%, तो आपकी कॉस्ट किसके बीच में आने वाली है, 15 to 10%। तो दिस इज योर कॉलर स्ट्रेटेजी। तो ये आपका पूरा क्या था, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। साथ में एक कॉन्सेप्ट और मुझे कवर करना है, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी स्वैप। सिंपल सा पॉइंट है। इक्विटी स्वैप में क्या हो रहा है सर, मेरा एक इक्विटी पोर्टफोलियो है, वी हैव ए इक्विटी पोर्टफोलियो, और दूसरी तरफ एक पार्टी का क्या है, बॉन्ड पोर्टफोलियो है।
अब उस केस में देख लीजिए वहां पर पार्टीज को अपने अपने फियर्स हैं। पहला, मिस्टर ए को क्या लग रहा है कि इक्विटी की रिटर्न कम होने वाली है, मतलब मार्केट में इक्विटी फॉल होने वाली है। बॉन्ड पोर्टफोलियो वालों को क्या लग रहा है कि वहां पर देख लीजिए बॉन्ड की वैल्यूज क्या होने वाली हैं, कम होने वाली है। ठीक है, तो वहां पर देख लीजिए दोनों ने क्या कर लिया, आपस में स्वैपिंग कर ली। समझ पा रहे हैं? एंड दिस इज द केस ऑफ इक्विटी स्वैप। और इक्विटी स्वैप में याद रखना, वन साइड में इक्विटी पोर्टफोलियो होगा ही होगा, दूसरी साइड में बॉन्ड पोर्टफोलियो, कमोडिटी पोर्टफोलियो, कुछ भी हो सकता है। बट एक साइड में, एक लेग में, इसको क्या बोलते हैं, वन लेग में आपके पास क्या होगा, इक्विटी पोर्टफोलियो होगा ही होगा। तो आपस में उन्होंने क्या कर लिया, दोनों ने एक दूसरे की रिटर्न्स को क्या कर लिया, स्वैप कर लिया। तो मिस्टर ए ने क्या ले लिया, बॉन्ड की रिटर्न्स ले ली, और मिस्टर बी ने क्या ले लिया है, इक्विटी रिटर्न्स ले लिया है। समझ पा रहे हैं? तो उनके जो जो फियर्स थे, जो जो एफर्ट्स थे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या ले लिया, स्वैपिंग ले लिया। इसको लग रहा है इक्विटी की रिटर्न कम हो सकती है, उसको लग रहा है बॉन्ड की रिटर्न कम हो सकती है, इक्विटी की रिटर्न बढ़ सकती है, इसको लग रहा है बॉन्ड की रिटर्न बढ़ सकती है, इक्विटी की रिटर्न कम होगी। तो वो वहां पर देख लीजिए केस बन रहा है। तो आपस में दे विल एंटर इनटू द स्वैप डील, और वहां पर अंडर स्वैप डील। अब बस मुझे बता दो सर, अंडर स्वैप डील में क्या हो रहा है, बस वो इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। मिस्टर ए रिसीव्स बॉन्ड रिटर्न, बॉन्ड रिटर्न रिसीव करेगा और क्या पे करेगा, इक्विटी रिटर्न। मिस्टर बी क्या करेगा, रिसीव्स इक्विटी रिटर्न एंड पेज, क्या पे करेगा, बॉन्ड रिटर्न। दिस इज अंडर स्वैप डील। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर यहां पर। तो अंडर स्वैप डील मिस्टर ए रिसीव करेगा बॉन्ड की रिटर्न और बदले में देनी क्या पड़ेगी, इक्विटी की रिटर्न। मिस्टर बी रिसीव करेगा इक्विटी की रिटर्न और देनी क्या पड़ेगी, बॉन्ड रिटर्न। और लास्ट में नेट सेटलमेंट ही होगा। समझ पा रहे हैं? जो भी रीसेट डेट है उस पर क्या होगा, नेट सेटलमेंट ही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस ही क्या होगा, सेटल होगा। तो ध्यान से देखना, मान लो केस नंबर 1 में इक्विटी से रिटर्न है मान लो 5% और बॉन्ड पोर्टफोलियो की रिटर्न है मान लो 7%। तो ध्यान से देखना, अंडर स्वैप डील मिस्टर ए क्या मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, बॉन्ड की रिटर्न क्या देनी पड़ेगी, देख लीजिए क्या मिलेगा मिस्टर ए को 7%, और देना क्या पड़ेगा 5%। नेट में कितना मिलेगा 2%। तो हम क्या लिखेंगे, मिस्टर ए रिसीव्स एंड मिस्टर बी पेज। मिस्टर ए रिसीव्स एंड मिस्टर बी पेज कितना, 2%। दिस इज द केस नंबर 1। केस नंबर 2 में देखो, अब ध्यान से देखना सर, इक्विटी से रिटर्न है मान लो -2% और बॉन्ड से रिटर्न है मान लो 3%। तो अब क्या होगा सर, मिस्टर ए कितना मिलेगा उसको 3%, और देना क्या है -2%। देना क्या है -2%, तो मतलब 2% भी मिलेगा। तो नेट में कितना मिलेगा 5%। तो मिस्टर ए रिसीव्स कितना 5% एंड मिस्टर बी पेज कितना 5%। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर और केस लेना है तो देख लीजिए, मान लो इक्विटी की रिटर्न है मान लो आपके पास दिस इज 10% और बॉन्ड की रिटर्न है मान लो -2%। तो अब देखो मिस्टर ए रिसीव्स क्या होगा 2% और पे क्या करना है 10%। तो कितना नेट में पे करना पड़ेगा 12%। मिस्टर ए पेज एंड मिस्टर बी रिसीव्स कितना 12%। ठीक है, दिस इज अवर सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी स्वैप। ये आपके पास क्या है, दिस इज योर सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी स्वैप। एक बार आप देख लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली ओल्ड कोर्स में या न्यू कोर्स जो भी आप वहां पर दे रहे हैं, दोनों में ही वहां पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की फुल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।